नमस्कार मित्रों। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास मनुस्मृति 8वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। व्यवहार अध्याय है। आप इसको मनुस्मृति का प्राण कह सकते हैं। वैसे तो 8वां अध्याय है, तो अगर हम शारीरिक संरचना मनुस्मृति की देखें तो ये सिर का भाग तो नहीं है, ये हृदय का भाग भी नहीं है, संभवतः ये कटी भाग हो सकता है, लेकिन हर तरह से है ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्तृत भी है। और इसमें जिन जिन विषयों की बात की जाएगी आज की वीडियो में सिर्फ उसकी चर्चा करूंगा। कहते हैं कि व्यवहारान दीक्षस्तु ब्राह्मणै सह पार्थिवा। कल की वीडियो में बात की थी कि राजा को योग्य ढंग से सोना चाहिए और प्रातः एकदम तरोताजा होकर के उसको उठना चाहिए। ऐसा तरोताजा उठा हुआ राजा जब सभा में पहुंचता है तो वो ब्राह्मणों के साथ में मिल करके, जो मंत्र के जानकार हैं ऐसे मंत्रियों के साथ, विनीता प्रविशेत सभा, विनीत वेश में सभा में प्रवेश करता है। यानी सभा में आया हुआ राजा अपने वैभव के कारण नहीं जाना जाता है। अगर आप किसी अन्य देश में जा रहे हैं, वहां आपकी वैभवशीलता ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने राज्य में तो आपकी विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, किसानों का आंदोलन बहुत दिन तक चला। सरकार अपने निश्चय पे बड़ी दृढ़ दिखाई दे रही थी, लेकिन विजय किसानों की हुई। लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म हुआ या उसको खत्म करने की सरकार ने जो पहल की, वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत के किसी ऐसे प्रधानमंत्री ने लोगों की क्षमा याचना की। अन्यथा इंदिरा गांधी के मरने पर सिखों के इतने बड़े कत्लेआम पे भी प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी थी। ऊपर से यह कह दिया था कि भाई जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिल जाती है। अंतर है, इस अंतर को यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्रासीना स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम। राजा को सभा में बैठने के बाद अपना दाहिना हाथ उठा करके सबको एक प्रकार से अभिवादन करना चाहिए और विनीत वेश के साथ जो कार्य उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, उन कार्यों को उसको देखना चाहिए। नित्य प्रति प्रत्यहम देश दृष्टिश्च शास्त्र दृष्टिश्च हेतु भी अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक। भाई 18 व्यावहारिक प्रकरण हैं या 18 प्रकार की चीजें हैं इस व्यवहार अध्याय में। राजा को नित्य प्रति देश और शास्त्रों के अनुसार इन सब चीजों पे विचार करना चाहिए। यानी बिल्कुल एक समान घटना हो, फिर भी एक घटना का जो निर्णय होगा दूसरी घटना का भी निर्णय बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐसा आप नहीं मान सकते। देश काल के साथ साथ में राजा को हमेशा शास्त्रों का भी ध्यान रखना है। इस चीज का विशेष उल्लेख किया गया है। तो ये 18 कौन कौन से मार्ग हैं या ये 18 कौन कौन से स्थान हैं जिनका राजा को व्यवहार अध्याय में निरीक्षण करना है, या व्यवहार अध्याय में जो हम आपको बताएंगे राजा को जिनका नित्य प्रति ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है ऋणादान, यानी ऋण लेना और वापस ना देना। बैंक के पास से लोग बाग लेते हैं, फिर अगर नहीं देते हैं तो बैंक कहां से करेगा। अब ये तो आजकल तो बैंक है, तब बैंक नहीं हुआ करते थे, लोगों से लिया जाता था।
लेकिन जो भी अपना धन देता है वो ब्याज के लिए ही देता है, ब्याज के लालच में देता है। अब उसको ब्याज भी ना मिले और मूड़ी भी चली जाए तो भी एक समस्या है। और अगर बहुत ब्याज ले लिया है और फिर ब्याज के चक्कर में ही सामने वाले को घोल के पी जाया जाए तो वो भी समस्या है। तो ऋण लेकर ना देना ये एक विषय है। धरोहर किसी के पास स्थापना रखना, देखिए ये व्यक्ति की हमेशा मजबूरी रहती है। आजकल तो लॉकर बन गए, आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर व्यक्ति कहीं जा रहा है, चोर वगैरह का उसको भय रहता है, उसने किसी के पास अपनी वस्तु रख दी तो वापस आने पे उसको सुरक्षित मिलनी चाहिए। ये भी संभव है कि उसने वस्तु तो अपनी रखी, लेकिन सामने वाले के यहाँ कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि जिसकी वजह से उसकी वस्तु भीगे और उसका भी सामान चला गया। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या हो। तो ये धरोहर के संदर्भ में भी ये राजा को अपना विचार और निर्णय देने चाहिए, देने होते हैं। दूसरे की वस्तु को बेच देना, भैया ये तो आजकल है, ऐसा नहीं है। लोग बाग मकान का एक के साथ सौदा करते हैं, दूसरे के साथ भी सौदा कर देते हैं, एक को भी बेच देते हैं, दूसरे को भी बेच देते हैं। बिल्डर तो कई बार इस प्रकार की घटनाओं के साथ जुड़े रहते हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ करता था। तो यहाँ सिर्फ मकान की बात नहीं, वस्तुओं की भी बात है कि दूसरे की चीज़ पड़ी, आपने देखी, आपके हाथ में आ गई, आपने उठा के उसको बेच दिया, तो ये भी एक इशू हुआ करता है। साझे का व्यापार, भाई धंधा जो है अकेले करना बड़ा कठिन होता है। व्यापार वगैरह में लोगों की सहायता ली जाती है। अब तो ये है कि लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनियां बनी और फिर कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई कि लोग अपना साझेदारी भी रखते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता कि हम इसमें पार्टनर हैं। यानी किसी कंपनी में जितने शेयर होल्डर हैं वो सभी उसके पार्टनर कहे जाते हैं, लेकिन उनको उसके मामले में कोई निर्णय लेने का अधिकार तो नहीं हुआ करता है। तो साझे का व्यापार ये हमेशा की जरूरत रही है समाज की, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानियां और सबसे ज़्यादा बेईमानियां इसी में हुआ करती हैं। इसलिए ये भी एक ऐसा विषय है कि जिस विषय पे राजा को चर्चा करनी पड़ती है। दान दिया हुआ लौटा देना, ये एक ऐसा विषय है कि जो संभवतः आजकल इसके इतने इशू नहीं आते हैं, लेकिन रिसेंटली बहुत इसके इशू आए हैं। रिसेंटली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के 4-5 साल पहले जब लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए हैं, तो ये अवार्ड वापसी का जो कार्यक्रम था कुछ इस प्रकार का कि किसी को जो दान दिया है वो दान वो स्वीकार नहीं करता, वापस दे दिया करे। तो इस संदर्भ में भी नौकरी ना देना, वादा किया कि चलो हम आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखेंगे, तो या तो नौकरी ना दे या वेतन ना दे। तो ये दोनों ही स्थिति जो है ये भी एक इशू बनता है। प्रतिज्ञा भंग करना, किसी को वचन दिया है कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, ज़्यादातर प्रेम में ऐसा ही होता है। कई बार लोग बाग वचन देते हैं कि हम आपसे विवाह करेंगे, आपसे ये करेंगे, और फिर एक समय जाता है जब अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो लोग बाग भूल जाते हैं। तो किए हुए वादे अगर भंग किए जाते हैं तो ये भी राजा के लिए एक इशू रहता है, जिस पे राजा को न्याय देना पड़ता है। खरीद बेच का झगड़ा, अब ये तो आजकल भी आपको पता है कि वस्तु का सौदा किया जाता है, किसी की जगह कुछ दे दिया जाता है, या तोल नाप में कम दिया जाता है, या तोल नाप में पूरा है तो क्वालिटी में कुछ हो जाता है। ये आज है ऐसा नहीं, पहले भी ऐसा हुआ करता था। तो ये खरीद और बेच के जो झगड़े हैं ये भी एक इशू बनता है। पशु स्वामी और चरवाहे का झगड़ा, ये एक, क्योंकि आजकल जो है वो धन का स्वरूप बदल गया है, लेकिन जब ये मनुस्मृति बनी है उस समय धन का स्वरूप मुद्रा के रूप में नहीं था, कागज के नोट के रूप में नहीं था। तब ज्यादातर धन जो है वो पशु के रूप में ही माना जाता था। तो जो जितना ज्यादा पैसे वाला है वो इसी से ज्ञात होता था कि उसके पास कितने पशु हैं, क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, तो ये तो रत्न हुआ करते थे, या गोधन, गजधन, हाथी घोड़े, गाय वगैरह, यही धन के रूप में होते थे। तब 2-2 हज़ार की नोट की गड्डी मिल गई, 500 की नोट की गड्डी मिल गई, ये व्यवस्थाएं उस टाइम पे नहीं थी। भैया नोट की गड्डियां तो आप तकिए के नीचे रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, तो उनको चराने तो नहीं जाना है,
लेकिन अगर आपके यहाँ पशु हैं तो उन पशुओं को तो चराने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही जगह बांधे बांधे आप उनको खिलाएंगे भी तो उस प्रकार से उनका विकास संभव नहीं है। अब जो स्वयं धनवान है वो स्वयं तो चराने नहीं जाएगा, तो उनको चराने के लिए जो चरवाहे रखे जाएं उनके लिए कुछ नियम हुआ करता था। तरह तरह के कुछ नियम हमें भी याद हैं। कई बार ऐसा होता था कि उसके बच्चे पे अधिकार होगा, कई बार ये होता था कि आधे दूध पे अधिकार होगा, कई बार ये है कि मासिक वेतन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो तरह तरह के, तो धन के रक्षक के रूप में आप मान सकते हैं कि चरवाहे हुआ करते थे। और कई बार ऐसा है कि वन्य कोई प्राणी किसी पशु को उठा ले गया तो उसका दंड चरवाहे के सिर पे आ जाता है। अब चरवाहा इतना तो कमाए नहीं जिससे ज्यादा उसको देने का नंबर आ जाए। तो ये कई ऐसे विवाद के विषय वहां रहा करते थे, तो ये भी राजा को देखने चाहिए। सरहद की लड़ाई, कई बार ये है कि राजा तो अपने रनिवास में होता है, सीमा पे कुछ सैनिक सेनापति नियुक्त होते हैं जो उसके सरहदों की रक्षा करते रहते हैं, लेकिन राजा को हमेशा उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सरहद की लड़ाई की बात है वो है खेत वगैरह में। कई बार क्या होता है कि ये मेरा है और ये मेरा है, बीच में जो एक मेड़ हुआ करती है उसको भी जोत लिया गया, तो इसके संदर्भ में जो लड़ाई होती है वो है सीमा विवाद प्रकरण भी आप इसको कह सकते हैं। हाँ, अगर आपने व्यवहार अध्याय याज्ञवल्क्य की स्मृति का सुना होगा तो उसमें ये सारी बातें आई थी। कई बार क्या है, लोग बाग बोलने के समय बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, वो भी कोर्ट में केस बनता है। आजकल आप इसको मानहानि का दावा कहते हैं, आजकल भी ये चलता है, मानहानि का दावा किया जाता है कि बड़ी बड़ी बातें कर देता है आदमी बोलने के टाइम पे और फिर बाद में उसको सॉरी बोलना पड़ता है। तो ये मानहानि का दावा तब भी था। मारपीट, ये घटनाक्रम जो है ये तो हमेशा से रहा है, सभी के बीच रहा है, तो तब भी हुआ करता था, आज भी होता है। और सबसे ज्यादा तो केस होते इसी मामले के हैं, ठीक है ना, चोरी। वैसे तो ये कहते हैं कि सतयुग में ये कुछ था ही नहीं, सब लोग धर्म का आचरण करते थे। तो महाराज मनु सतयुग में नहीं हुए होंगे, तभी तो चोरी पे चर्चा उन्होंने की है। चोरी है जोर जुल्म जबरदस्ती। आजकल भी अब तो बलात्कार सिर्फ एक ही शारीरिक स्त्रियों के शोषण के लिए शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये बलात्कार तो सभी मामले में हुआ करता है। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो हमेशा से रहा है ना। तो जो शक्तिशाली है वो अपनी शक्ति के सामने सबको दबाने की कोशिश करता रहता है। तो अगर इस प्रकार की कोई घटना बनती है तो राजा के राज्य में तो ये राजा की जवाबदारी है कि सभी, यानी जो दबंग है वो भी और जो सामान्य है वो भी एक ही तरह के अधिकारों के साथ जी पाए, तभी तो राजा है। सबका साथ सबका विकास करे तभी तो वास्तविकता है। तो जोर जुल्म नहीं होना चाहिए। पर स्त्री का ले लेना, अब ये एक ऐसा विषय है कि होता ये है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने नियम किया है कि जिसके साथ विवाह हुआ है, स्त्री या पुरुष जब तक उसके साथ तलाक नहीं लेता है, आज की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, तब तक वो दूसरे के साथ संबंध उसको नहीं बनाने चाहिए। उसको अनैतिकता कहा गया है और अनैतिकता का दंड दिया जाता है। तो उस समय भी ये चीज थी, उसका उल्लेख है। यहाँ स्त्री और पुरुष के धर्म की भी व्यवस्था बताई गई है कि भाई स्त्रियों को अपने जीवन में किन चीजों का व्यवहार कैसे करना चाहिए और पुरुषों को किन चीजों का व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये भी एक यानी हमेशा का विषय रहा है। आज भी आप आधी आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी आप ये कहते हैं कि स्त्रियों के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित नहीं है या उनको अभी भी और मजबूत बनने या बनाने की जरूरत है। देखिए, इस मामले में मेरा सीधा सा कहना यह है कि कोई किसी को मजबूत बना नहीं सकता है। हम सबसे पहले ये समझें कि नहीं, हम क्या हैं, और जिस दिन आपको इस चीज की समझ आ जाती है उस दिन फिर आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। यहां अधिकांशतः ये होता है, मैं कई बार अपने वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि जब भी कन्या अपने लिए वर की पसंदगी करने जाती है तब वो यही सोचती है कि वर मुझसे श्रेष्ठ होना चाहिए,
और जब तक आप ये सोच रहे हैं कि वर मुझसे श्रेष्ठ होना चाहिए, तब तक आप कभी भी उसके बराबर कैसे हो पाएंगे, या कभी भी समाज में आप इस प्रकार की व्यवस्था कैसे स्थापित कर पाएंगे जिस व्यवस्था की लड़ाई आजकल चल रही है। चलिए, ये लड़ाई तब भी थी और तब भी इन पे विचार किया जाता था। जुआखोरी, ये हमारे समाज का एक ऐसा वो है पहलू कि जिसने हमेशा समाज को कलंकित किया है, जिसने हमेशा लोगों को परेशान किया है। आज भी ये इसी प्रकार से है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे तरह तरह के गेम आपके मोबाइल में आ गए हैं, ये सब इसी प्रकार का एक गेम है। ये है कि कुछ ऑफिशियल है और कुछ जो है अगर आप करते हैं तो वो गलत माना जाता है। यहाँ इन सब चीज़ों पे भी राजा को विचार करना है। और कई बार क्या होता था कि लोग बाग अपने मनोरंजन के लिए पशुओं को लड़ाया करते थे। मुर्गे मुर्गी की लड़ाई हो, भैंसों की लड़ाई हो, घेंटों की लड़ाई हो, बकरों की लड़ाई हो, या शायद कभी किसी ने अपने कुत्तों को भी लड़ाया हो। ये तरह तरह की जो प्राणियों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तब मनोरंजन के साधन आज की तरह नहीं हुआ करते थे। तो उसमें वास्तव में जीत किसकी और हार किसकी? देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि अगर दो अजायुद्धम, अजायुद्धम शब्द का प्रयोग है कि अगर दो बकरे लड़ते हैं तो उसका परिणाम कुछ नहीं आने वाला है, उसका परिणाम कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो सांड की तरह नहीं है कि जब तक एक बिल्कुल मृतप्राय नहीं हो जाएगा या बिल्कुल मैदान छोड़ के भाग नहीं जाएगा ना, तब तक दूसरा उसको नहीं छोड़ेगा। वहां हार जीत एकदम निश्चित होती है कि हाँ, ये हार गया, ये जीत गया। लेकिन बाकी कई जगह पे ऐसा है कि हार जीत जब सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो जिसने जो दांव लगाया है वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि किसको इसके धन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो राजा के पास इस प्रकार के निर्णय भी पहुंचा करते थे। तो ये 18 प्रकार की चीजें हमने आपको यहाँ बताई हैं कि जिसके विषय में उस न्यायपालिका में, उस सभा में बैठने के बाद राजा को अपना निर्णय देना होता। एसु स्थानेसु भूयिष्ठम विवादम चरतानुगृणम्। भाई, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर विवाद के विषय यही हुआ करते थे। धर्मम शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्यम विनिर्णयम्। राजा को शाश्वत रूप से धर्म को ध्यान में रख करके और इन कार्यों के निर्णय देने चाहिए। यदा स्वयं न कुर्यातु नृपति ही कार्य दर्शन। अगर राजा स्वयं इन चीजों का निर्णय नहीं करता है या उसके पास समय ना हो, कुछ और जरूरी काम हो, तो तदा नियुज्याद विद्वांसम ब्राह्मणम कार्य दर्शने। तो किसी विद्वान ब्राह्मण को इन सब के निर्णय के लिए वो नियुक्त कर सकता है। तो आजकल भी ऐसे होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसका उल्लेख उस समय पे भी था। तो भैया, अब ये व्यवहार अध्याय के जो 18 विषय हैं, इनकी चर्चा धीरे धीरे आगे आपके साथ करेंगे। आज ये 8वें अध्याय की प्रस्तावना का वीडियो था, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। 8वें अध्याय के प्रारंभ में ये प्रस्तावना दी गई है, आपके सम्मुख इसको प्रस्तुत किया है। अब इन विषय में से जो आपके लिए उपयोगी हों उनको सुनते रहिएगा। मेरी अपेक्षा तो यही रहेगी कि सभी विषयों के बारे में आप जानें, सभी वीडियो को आप सुनें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो भी जितना आप सुनेंगे उतना उपयोगी होगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।